हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ई कॉमर्स हम कर रहे हैं। आज है लेक्चर नंबर 4 हमारा। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं आगे के लेक्चर में हम क्या कर रहे थे। इम्पोर्टेंस देख रहे थे, ई कॉमर्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो ई मार्केटर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस है वो हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एडवांटेजेस टू कस्टमर्स या इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स, कि ये जो भी ई कॉमर्स डेवलप हुआ है उसका हमारे कस्टमर को क्या बेनिफिट है। तो अब कोई भी बिजनेस होता है तो कस्टमर ओरिएंटेड ही वो रहता है, ठीक है। कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ मार्केट, सबको पता है। अगर कस्टमर हैप्पी रहेगा तो ही बिजनेसेस डेवलप होने वाले हैं, ग्रो होने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स उसके लिए भी एडवांटेज तो रहेगा ही। तो क्या क्या एडवांटेज रहते हैं कस्टमर के लिए वो हम देखते हैं आज। तो सबसे पहला यहाँ पे उन लोगों ने 9th पॉइंट में कवर किया गया है, कन्वीनियंस इन शॉपिंग, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब बहुत आराम से अच्छे से हम शॉपिंग कर सकते हैं कन्वीनियंटली। तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं लेना है कस्टमर को। पहले कैसा था, अगर कोई शॉपिंग करना है, कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो कस्टमर को क्या करना पड़ता था, फिज़िकली जाना पड़ता था मार्केट में, अलग अलग स्टोर में जाके प्रोडक्ट देखना पड़ता था, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद उसे प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता था। तो कस्टमर को क्या करना पड़ता है, फिज़िकली जाना पड़ता है, उसका टाइम वेस्ट भी वहाँ पे लग जाता है उतना। एंड उसके बाद और एक चीज़ क्या होती है, जो भी उस मार्केट के टाइमिंग से उसी टाइमिंग में जाके उसे वो गुड्स को लेना पड़ता है। लेकिन अभी कैसा हो गया है, कन्वीनियंस हो गई है बहुत कस्टमर के लिए। मतलब कस्टमर को घर बैठे ही शॉपिंग वो कर सकता है थ्रू वेबसाइट, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट लेना हो ऑनलाइन हम सर्च कर सकते हैं। ऊपर से वर्ल्ड वाइड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है। जोग्राफिकल जो लिमिट्स थी शॉपिंग के लिए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते थे वो जोग्राफिकल लिमिट्स भी अभी निकल गई है। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने प्रोडक्ट है वो भी आपको देखने मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है कस्टमर को। तो कस्टमर क्या कर सकता है, उसमें से सिलेक्ट करके घर बैठे ही शॉपिंग कर सकता है। सारी ही प्रोसेस इंफॉर्मेशन सर्च, मतलब प्रोडक्ट के रिलेटेड जो सर्च करना है वो भी ऑनलाइन हो जाता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करना, ख़रीदना, पेमेंट करना, ये सारी ही चीज़ें कैसी हो जाती है, बहुत इजी हो गई है कस्टमर के लिए। उसे ज़रा भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके घर पे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। इसके लिए ये सबसे एक बड़ा एडवांटेज हो गया है कस्टमर के लिए, कन्वीनियंस इन शॉपिंग। Now e-business provides convenience in shopping. They can shop for products on various sites. For instance, in India, online buyers can place orders on sites like Flipkart, Myntra, स्नैपडील, अमेज़ॉन, ईबे एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है जहाँ से कस्टमर बाय कर सकते हैं प्रोडक्ट को। द ऑर्डर्स कैन बी प्लेस थ्रू द इंटरनेट। हावेवर इन द केस ऑफ फिजिकल स्टोर वन नीड टू ट्रैवल टू द स्टोर टू प्लेस ऑर्डर्स एंड टू गेट गुड्स। क्या होता है, फिज़िकल स्टोर में अगर हम जाएंगे तो हमें गुड्स देखना पड़ता है, अलग अलग स्टोर में घूमना पड़ता है, खुद गुड्स को लेके उठा के घर पे आना पड़ता है, ठीक है। नाउ हावेवर नाउअडेज द फिजिकल स्टोर ऑल्सो प्रोवाइड होम डिलीवरी बट द कस्टमर नीड्स टू विजिट द स्टोर फॉर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बता रहे वो लोग कि अभी आजकल कोई कोई स्टोर में फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो प्रोडक्ट को होम डिलीवर करके देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए तो कस्टमर को विजिट करना ही पड़ता है फिजिकली स्टोर में। तो जबकि ऑनलाइन ई कॉमर्स में ये चीज़ नहीं होती है, घर बैठे ही प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा एडवांटेज, कन्वीनियंस इन शॉपिंग। नाउ नेक्स्ट इज एनी टाइम शॉपिंग, ठीक है। एनी टाइम, कोई भी टाइम पे शॉपिंग करना हो हम कर सकते हैं। अब ऑफलाइन शॉपिंग में, फ़िज़िकल शॉपिंग जहाँ पे आप करने जाते हैं वो हम कभी भी नहीं कर सकते। जब मार्केट ओपन हो, जब स्टोर ओपन हो, वह उसी टाइम आपको शॉपिंग करने मिलेगा, ठीक है। बाकी टाइम आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे कैसा है, एनी टाइम, जब भी आप फ्री हो, रात को या दिन को, आपको जब भी लगे आप सर्च कर सकते हो एंड प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो ये भी एक
बहुत फ़ायदा है एनी टाइम शॉपिंग। जो लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता है मार्केट में जाके फिज़िकली गुड्स देखने का, वो लोग जब भी फ्री होते हैं टाइम निकाल के शॉपिंग कर सकते हैं। तो द कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर्स एनी टाइम एज पर देयर कन्वीनियंस। वन कैन प्लेस orders 24/7, that is any time during the day or night. However, in case of physical store, one can do shopping only during the specific timings during which store is open. फिज़िकल मार्केट में क्या होता है, जब भी स्टोर ओपन है आपको उसी टाइम में जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे एनी टाइम कभी भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट इज लोअर प्राइजेस। लोअर प्राइजेस किसके लोअर प्राइजेस? जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिए गए हैं वेबसाइट पे जो सेल हो रहे हैं उसके प्राइस कंपैरेटिवली लोअर रहते हैं फिज़िकल मार्केट में अगर आप गुड्स लेने जाते हैं तो उसकी कंपैरिजन में। अब वो क्यों लोअर रहते हैं? हमने आगे के लेक्चर्स में भी देखा था कि ई कॉमर्स क्या है, एक डायरेक्ट चैनल है। मतलब कस्टमर सर्च कर रहा है प्रोडक्ट को वेबसाइट पे एंड वो वेबसाइट वहाँ से ई मार्केटर क्या करता है, जैसे ही ऑर्डर आया सप्लायर के पास से गुड्स लेता है एंड कस्टमर को पहुँचा देता है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट चैनल रहता है। यहाँ पे बीच में मिडलमैन इंटरमीडियरीज बहुत कम आते हैं। जबकि हम ऑफलाइन शॉपिंग की बात करें, जो फिज़िकली शॉपिंग होता है वहाँ पे क्या होता है, इंटरमीडियरीज बहुत सारे आते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर के पास से किसी ने लिया, होलसेलर ने लिया, उसके पास से किसी ने गुड्स लिया, उसके पास से किसी ने लिया एंड उसके बाद जाता है कस्टमर के पास। तो ये जितने ही लोग बीच में आ रहे हैं वो उनका कमीशन ऐड करते जाते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचा है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ई कॉमर्स में वो जो इंटरमीडियरीज बीच में आ रहे थे वो सारे ही हट जाते हैं। ठीक है, तो उनका कमीशन तो बीच में ऐड हुआ ही नहीं। इसके लिए जो कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत अच्छे प्राइस पे मिलता है। अब एक दूसरी चीज़, ये सारे लोग जो बीच में आते नहीं हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो ई मार्केटर्स है वो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसके प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो, इसके लिए काफ़ी सारे स्पेशल ऑफर्स या डिस्काउंट्स भी कस्टमर को देता है। इसके लिए कस्टमर के लिए वो गुड्स कम प्राइस पे मिल जाता है उसे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है कस्टमर के लिए, लोअर प्राइसेस। कस्टमर कैन गेट द गुड्स एट लोअर प्राइसेस फ्रॉम द ऑनलाइन स्टोर। दिस इज बिकॉज इन ऑनलाइन मार्केटिंग देयर इज लेस नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. The online marketer may be the only intermediary between the customer and the manufacturer. देखिए यहाँ पे सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो भी हम बोलते हैं एंड कस्टमर दोनों के बीच में एक ही इंटरमीडियरी आ रहा है, ई मार्केटर है जिसका वेबसाइट है वो ही, बाकी कोई यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। Now therefore the margin of the intermediary is less, which in turn results in lower prices to the customer. अब ये जो लोग बीच में आए ही नहीं है, उसका कमीशन ऐड हुआ ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कस्टमर के लिए प्राइस लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉयल्टी इंसेंटिव्स। अब लॉयल्टी इंसेंटिव्स, जो कस्टमर लॉयल है, बार बार वहीं से परचेस कर रहे हैं उसी साइट से, तो उन्हें कुछ इंसेंटिव्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑनलाइन मार्केटर्स प्रोवाइड लॉयल्टी इंसेंटिव्स टू रेगुलर ऑनलाइन शॉपर्स। ठीक है, लॉयल्टी इंसेंटिव्स, जो लॉयल है, जो कस्टमर्स बार बार आ रहे हैं, बार बार वहीं से परचेस कर रहे हैं, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। जो रेगुलर बाय करते हैं उनको द कस्टमर्स आर रिवॉर्डेड विथ स्पेशल डिस्काउंट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स। ठीक है, या तो उनको प्रोडक्ट परचेस करते टाइम डिस्काउंट्स मिलेंगे या परचेस किया हो उस पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जो पॉइंट्स वो यूज़ कर सकते हैं आगे के शॉपिंग में। द स्पेशल डिस्काउंट्स कैन बी यूज फॉर परचेसेस एट अ लेटर डेट। दस द ऑनलाइन मार्केटर्स प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर्स विद स्पेशल डिस्काउंट एंड ऑफर्स। देखिए बहुत सारे फ़ायदे हो गए कस्टमर के लिए। एक तो अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल गया। हमने आगे के टॉपिक में इसके आगे देखा कि क्वालिटी प्रोक्योरमेंट करता है ई मार्केटर,
क्वालिटी प्रोडक्ट्स लाता है सेल करने के लिए, तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, प्लस इंटरमीडिएट्स भी बीच में नहीं आ रहे हैं, तो प्राइजेस भी प्रोडक्ट के कम हो जाते हैं। उसके भी प्लस क्या होता है, स्पेशल डिस्काउंट्स एंड लॉयल्टी पॉइंट्स भी दिए जाते हैं कस्टमर को। तो बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं कस्टमर को यहाँ पे। तो उसमें से एक हमने देख लिया लॉयल्टी इंसेंटिव्स का, ठीक है। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस देख लिए कस्टमर्स के लिए, ठीक है। लॉयल्टी इंसेंटिव्स, लोअर प्राइसेस, एनी टाइम शॉपिंग एंड कन्वीनियंस इन शॉपिंग, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट, एडवांटेजेस वाला पॉइंट हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। लिमिटेशंस या फिर हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस। अब ऑफ कोर्स फ़ायदे हैं बहुत सारे, कुछ ना कुछ तो नुकसान भी रहेंगे ही, ठीक है। तो वो नुकसान क्या क्या है या लिमिटेशंस हम कह सकते हैं सॉरी, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। तो डिस्पाइट सेवरल अपॉर्चुनिटीज इन द ई कॉमर्स space in India, there are several challenges or limitations of e-commerce to be faced by the online sellers. sellers की बात की है यहाँ पे, तो sellers के लिए क्या क्या नुकसान है, limitations है, क्या क्या problems है जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। मतलब जो ई मार्केटर है, जो खुद वेबसाइट मेंटेन कर रहा है एंड कस्टमर को गुड सेल कर रहा है, तो उससे क्या क्या लिमिटेशंस आती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट है ह्यूज लॉसेस। ह्यूज, बहुत बहुत बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं उनको। अब लॉसेस क्यों फेस करने पड़ते हैं, हमने आगे देखा कि क्या होता है, ई मार्केटर्स बहुत सारे स्पेशल डिस्काउंट्स या ऑफरिंग्स देते हैं कस्टमर को, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बहुत डिस्काउंट्स या ऑफरिंग्स दिए जाते हैं वो बेयर करना पड़ता है उनको। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कस्टमर, अब यह क्या होता है, कस्टमर ऑनलाइन जब गुड्स मंगवाता है तो वो गुड्स रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जबकि फ़िज़िकल स्टोर में अगर कस्टमर गुड्स लेने जाता है, प्रोडक्ट लेने जाता है, तो कस्टमर क्या करेगा, वहाँ जाके खुद ही प्रोडक्ट देखता है एंड सिलेक्ट करता है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रिटर्न होने के चांसेस बहुत बहुत कम रहते हैं, मिनिमम। जबकि ई कॉमर्स में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट रिटर्न किए जाते हैं। कस्टमर क्या करता है, नहीं पसंद आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुरंत रिटर्न करता है। तो वो जो रिटर्न होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ई मार्केटर्स के लिए। तो ये सारे ही जो रीज़न्स हैं उसकी वजह से बहुत बड़े लॉस फेस करने पड़ते हैं ई मार्केटर्स को। तो देखिए क्या बताया है उन लोगों ने, देयर इज़ ग्रोइंग कॉम्पिटिशन इन द ई कॉमर्स मार्केट इन इंडिया टू गेन कस्टमर्स, ठीक है, ये टू होगा, टू गेन कस्टमर्स द ऑनलाइन सेलर्स ऑफर स्पेशल ऑफर, ह्यूज डिस्काउंट्स, टेक बैक ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। देखिए, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में, इसके लिए ई मार्केटर्स करते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाने के लिए क्या करते हैं, वो लोग स्पेशल ऑफर्स देते हैं कस्टमर को, ह्यूज डिस्काउंट्स, बहुत बड़े डिस्काउंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। टेक बैक ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स वापस लेने की भी उन लोगों को अलाउ करते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गुड्स हम वापस ले लेंगे। तो दिस रिजल्ट्स इन वेरी लो मार्जिन एंड इवन लॉसेस। तो जो ई मार्केटर को जो मार्जिन है, मतलब जो उन्हें फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो कम हो जाता है एंड कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे उन लोगों ने एग्जांपल दिए हैं। फॉर इंस्टेंस, फ्लिपकार्ट पोस्टेड अ लॉस of about 11.6 billion for the year ended March 2018. Also, Amazon India suffered a loss of $1 billion for the year ended 31st March 2018. देखिए, ये जो मार्च 2018 जो ईयर एंड हुआ था उसमें फ्लिपकार्ट को भी लॉस हुआ था ₹11.6 बिलियन एंड अमेज़ॉन इंडिया को भी लॉस हुआ था $1 बिलियन, ठीक है। इन लोगों ने लॉस फेस किया था। तो ये सारे ही रीजंस की वजह से ई मार्केटर्स को बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ता है ना। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन है
चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स लॉज इन इंडिया। ठीक है, लॉ का मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्ट बना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं, जो भी बिजनेस हो रहा है उसके लिए, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमारे इंडिया में ई कॉमर्स के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक लॉ अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो जो उसके रिलेटेड लॉ है उसे फॉलो करना पड़ता है इन बिजनेसेस को। तो ये भी एक चैलेंज क्रिएट करता है ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए। तो ई कॉमर्स इज रैपिडली ग्रोइंग मार्केट इन इंडिया, हावेवर देयर आर नो स्पेसिफिक ई कॉमर्स लॉ इन इंडिया। स्पेसिफिक ई कॉमर्स के लिए ही कोई लॉ नहीं बना है अब तक इंडिया में। द सेक्टर इज गवर्न बाय द IT एक्ट 2000 which regulates the legal obligation of online sellers and buyers। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे अभी, IT एक्ट 2000, जिसके अकॉर्डिंगली लीगल ऑब्लिगेशन देखे जाते हैं ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर एंड बायर, दोनों की तरफ से। Now, apart from IT Act 2000, online traders need to comply with other statutory laws such as Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Banking and Financial laws. Wherever applicant laws regulating e-commerce in India are still evolving। ठीक है, ये तो मेन एक्ट फॉलो हो ही रहा है, उसके साथ साथ कौन सा फॉलो करना पड़ता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लॉस, ये सारे ही लॉज फॉलो किए जा रहे हैं। लैक क्लैरिटी, दिस पोजेस अ चैलेंज फॉर पोटेंशियल एंट्रेंट्स एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। अब इसकी वजह से चैलेंज एक बढ़ गया है, किसके लिए, पोटेंशियल एंट्रेंस, मतलब जो भी फ्यूचर में नए नए बिजनेसेस आने वाले हैं मार्केट में उसे बोलेंगे पोटेंशियल एंट्रेंस, तो उनके लिए भी चैलेंज है। एंड दूसरा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जो बिजनेस, ये दोनों के ही लिए चैलेंज बन जाता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक लॉ अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। नाउ ऑल्सो द लैक ऑफ लॉ फॉर्म्स और लॉयर्स स्पेशलाइजिंग इन ई कॉमर्स लॉज कंपाउंड्स द प्रॉब्लम। द ओनस इज देयरफॉर ऑन द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट डेडिकेटेड ई कॉमर्स लॉ so that current issues or problems in the sector's legal environment can be addressed। देखिए, लॉ तो नहीं बना है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही दूसरा क्या है, जो फॉर्म्स रहते हैं, लॉ फॉर्म्स या लॉयर्स, जो ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसे सॉल्व कर सके, वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, चैलेंज या हम बोल सकते हैं लिमिटेशंस ई मार्केटर्स के लिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड हमने देख लिया। नेक्स्ट इज लो एंट्री बैरियर्स। अब लो एंट्री बैरियर्स मतलब कुछ प्रॉब्लम आना। अब एंट्री बैरियर्स, जब भी कोई नया बिजनेस ओपन होता है मार्केट में, नया बिजनेस आता है, तो उसकी एंट्री के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। फिज़िकल जो स्टोर हमें बनाना पड़ता है उसकी जगह पे ई कॉमर्स बहुत इजी है। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट बनाना है एंड बिजनेस स्टार्ट कर देना है। तो क्या होता है, फटाफट से नए नए बिजनेसेस ओपन हो सकते हैं एंड उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि लो एंट्री बैरियर्स हैं इसके लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नाउ इन ई कॉमर्स देयर आर लो एंट्री बैरियर्स। The rapid growth of the e-commerce sector is attracting new entrants। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, हमने आगे देखा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, फटाफट से नए नए बिजनेसेस ओपन होते जाते हैं। वन कैन स्टार्ट अ ई-कॉमर्स वेंचर विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एज लो एज ₹5 to 10 lakhs। 5 से 10 लाख का भी अगर इन्वेस्टमेंट हो तो नया बिजनेस चालू हो जाता है, देयर बाय लीडिंग to reduce competitive advantages। Now the sector is also attracting the interest of venture capital funds and thus enabling e-commerce entrepreneurs to secure funds easily। ठीक है, क्या होता है, लोन भी फटाफट से मिल जाता है, बिजनेस करना हो तो इजीली मिल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, नए से नए बिजनेस फटाफट से स्टार्ट होते जाते हैं।
This enables new companies to easily replicate existing business models and thereby increases competition in the market, in the sector. ठीक है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम है, अदर प्रॉब्लम्स हम बोलेंगे वो भी बहुत कम है। ठीक है, शॉप भी ख़रीदना नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस भी सेटअप करना नहीं है। ये सारी चीज़ों की वजह से फटाफट से बिजनेस नए नए आते जाते हैं एंड कंपटीशन अननेसेसरी बहुत बढ़ते जाता है। तो ये एक हो गया थर्ड लिमिटेशन हमारा। ना फोर्थ वन इज लो पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ की जो हम बात करते हैं, जो विलेज एरिया है कंट्री में हमारे, या जो बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, तो हम ये जो ई कॉमर्स की बात करेंगे वो वहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं है, वहाँ पे उसने ज़्यादा मार्केट कवर नहीं किया है। वहाँ के लोग अभी भी ऑफलाइन ही परचेज़ करते हैं, मार्केट में जाके ही गुड्स खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो क्या हो जाता है, इंटरनेट फैसिलिटी भी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से रूरल एरिया में ई कॉमर्स ज़्यादा डेवलप अभी तक नहीं हुआ है। वो मार्केट अभी तक ई मार्केटर्स कवर नहीं कर पाए हैं। तो इंडियाज़ ई कॉमर्स मार्केट इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय अर्बन एरियाज विद द बल्क ऑफ बिजनेस बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स चल रहा है खाली सिटीज़ में ही। इंटरनेट यूसेज इन रूरल एरिया इज़ लिमिटेड, ऑल्दो 70% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। ये लोग बता रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कि 70% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में ही रहती है, एंड रूरल एरिया में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सबका यूसेज बहुत कम है। Now, the limited internet usage in rural area could be due to several factors such as low internet speed and internet user base। ये सारी चीज़ें वहाँ पे कम होती है। The inadequacy of vernacular content on e-commerce website is another reason for low penetration in rural area। ठीक है, अब वहाँ के लोग, और एक रीज़न उन लोगों ने क्या बताया है, रूरल एरिया में लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली जो भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन रहती है ई मार्केटर की वेबसाइट पे, वो रहती है इंग्लिश में। ठीक है, तो उन लोगों को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो भी बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी तो ये सारे ही रीज़न्स की वजह से रूरल एरिया में अभी तक ई मार्केटर ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इंटरनेट प्रॉब्लम है, ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ नहीं होते हैं, इंटरनेट की स्पीड कम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, ये सारे ही रीज़न्स यहाँ पे ज़िम्मेदार है। नाउ फिफ्थ लिमिटेशन इज़ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। देखिए, जैसे ई मार्केट वी कैन से ई कॉमर्स जैसे डेवलप होते जा रहा है, जैसे ये बिज़नेस बढ़ रहे हैं, सामने ही वैसे ही प्रोफेशनल लोग जो रहते हैं, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़, उनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड स्टाफ चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो क्या हो रहा है, जितने फास्ट बिजनेसेस बढ़ रहे हैं उतने फास्ट सामने एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं ई मार्केटर्स को, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। तो द ई कॉमर्स सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली बट स्कैरसिटी ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर मे स्लो डाउन दिस ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस तो फटाफट सेटअप होते गए क्योंकि कैपिटल कम चाहिए, खाली वेबसाइट ही डेवलप करना है फटाफट, लेकिन वहाँ के लिए जो ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, वो सामने नहीं मिल रहे हैं। द लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज ऑन ई कॉमर्स एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल लिमिट्स द टैलेंट पूल अवेलेबल टू द ई कॉमर्स प्लेयर्स। Therefore, e-commerce companies need to spend a considerable amount of time on hiring. The conversion rate is very low। ठीक है, क्या बता रहे हैं उन लोग
कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उन लोगों को एम्प्लॉयज़ रखने में बिज़नेस में, एंड दूसरा क्या है फिर उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो वो सारी कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। द एट्रीशन रेट एट सम ई कॉमर्स कंपनीज इज़ एज हाई एज 65% एट द जूनियर लेवल एंड 20% एट द मिड सीनियर मैनेजमेंट लेवल। देखिए अब एट्रीशन क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो कंपनीज छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, जॉब छोड़ के चले जाते हैं, उसे एट्रीशन बोलते हैं। तो ये जो एट्रीशन रेट है ये बढ़ते जा रहा है, मतलब देखिए जूनियर लेवल पे 65% है, 65% लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, एंड मिड सीनियर लेवल पे 20% है। क्योंकि अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन स्टाफ, स्किल्ड स्टाफ ऑलरेडी नहीं मिल रहा है ई कॉमर्स बिजनेस में, और जो मिल रहा है उसके ऊपर क्या हो जाता है, बर्डन बढ़ जाता है काम का, ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं वो लोग, उसकी वजह से क्या होता है वो लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं एंड एट्रीशन रेट बढ़ जाता है वहाँ पे। तो ऑल्सो ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, कंपनीज गो फॉर हेड हंटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। क्या करते हैं, हेड हंटिंग मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में वो लोग उनके एम्प्लॉय को कंपटीशन फेस करने के लिए। दिस इंक्रीज इज द कॉस्ट ऑफ रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय एज द ई कॉमर्स कंपनीज हैव टू ऑफर रिटेंशन इंसेंटिव्स सच एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, लॉयल्टी बोनस एंड अदर इंसेंटिव्स टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज़। क्या बताया उन लोगों ने, अब ये जो बार बार एट्रिशन रेट बढ़ गया है, एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं कंपनी को, तो वो ये जो रिटेंशन रेट बताया है वो रिटेंशन रेट अगर उन लोगों को कम करना है, एम्प्लॉयज़ को टिकाए रखना है, तो क्या करना पड़ता है कंपनी को, बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते हैं एम्प्लॉय को ताकि वो मोटिवेट रहे एंड कंपनी में ही रहे। तो वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अब ये क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यहाँ पे एम्प्लॉय को कंपनी के शेयर्स मिलते हैं कम रेट पे, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे कम प्राइस पे एम्प्लॉय वो शेयर्स खरीद सकता है, तो ये एक दिया जाता है बेनिफिट। दूसरा लॉयल्टी बोनस मिलते हैं उनको एंड अदर इंसेंटिव्स, बाकी भी अदर इंसेंटिव्स भी उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज़ को बिजनेस में टकाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया या चैलेंज हो गया, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। आगे बढ़ते हैं 6th लिमिटेशन की तरफ, चैलेंजेस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। अब कस्टमर लॉयल्टी का मतलब है कि कस्टमर बार बार हमारे ही बिजनेस से परचेज करेगा, रिपीटेडली हमारे ही पास आएगा, हमें ही लॉयल रहेगा, ठीक है। तो अब पहले जैसे होता था फिज़िकल स्टोर में कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा रहती थी, एक बार कहीं स्टोर से कस्टमर को गुड्स पसंद आ गया तो वो वहीं पे जाएगा लेने के लिए, ठीक है। अब ये लॉयल्टी ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स में बहुत कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि कस्टमर के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसको कोई भी प्रोडक्ट लेना हो बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे ऑप्शन वर्ल्ड वाइड उसको तो मिल रहे हैं। तो क्या होता है कस्टमर जहाँ से भी उसको अच्छा फ़ायदा मिले वहीं से वो ख़रीद लेता है। एक बार उसने यहाँ से ले लिया, कहीं दूसरी बार कहीं और उसको प्राइस बेनिफिट मिल रहा है या क्वालिटी अच्छी मिल रही तो वहाँ से ले लिया। तो क्या होता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है ई मार्केट के लिए, ई मार्केटर के लिए, कि भाई कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है, कस्टमर बार बार शिफ्ट हो जाते हैं अलग अलग ई मार्केटर के पास। तो e-commerce players offer huge discount to lure people to shop online. However, since Indian customer looks for lowest price before making a purchase, the cost of customer acquisition is high for these companies. ठीक है, इंडियन कस्टमर के बारे में क्या बताया है उन लोगों ने, वो ज़्यादातर सोचते हैं कि उन्हें कम प्राइस में ही गुड्स मिले। तो ये चीज़ क्या करती है, कस्टमर मेंटेन करने के लिए एक चैलेंज कर देती है ई मार्केटर के लिए। नाउ मोर ओवर सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफर द सेम प्रोडक्ट एट द सेम प्राइजेस, स्विचिंग कॉस्ट इज नॉन एग्जिस्टेंट। अब कस्टमर की जब बात करें तो उसको एक प्रोडक्ट के लिए उसने सर्च किया,
मान लो मोबाइल के लिए सर्च किया या कोई और प्रोडक्ट के लिए सर्च किया है, ठीक है। तो जैसे ही उसने सर्च किया तो उसके पास तो बहुत ऑप्शन आ गए। तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कस्टमर को तो कोई नुकसान है ही नहीं, उसकी तो कॉस्ट कैसी हो जाती है, नॉन एग्जिस्टेंट, उसको तो कोई कॉस्ट उसमें लग ही नहीं रही है, तो वो फटाफट से शिफ्ट हो जाता है अलग अलग ई मार्केटर के पास। कॉन्सिक्वेंटली कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू इज लो। दिस poses a challenge for players in their effort to develop sound strategies to attract and generate repeat customer। तो अब ये किसके लिए चैलेंज करेगा फॉर प्लेयर्स, मतलब ई मार्केटर्स के लिए, कि वो क्या स्ट्रेटजी बनाए कस्टमर को बार बार अट्रैक्ट करने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत टफ हो जाता है। तो ये एक हो गया हमारा लिमिटेशन, चैलेंजेस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिटर्न ऑफ गुड्स। फिजिकली स्टोर में जब कस्टमर जाता है गुड्स लेने के लिए, गुड्स बराबर से देख के ही वो लेता है, क्वालिटी देख लेता है, कलर, डिज़ाइन, सारी चीज़ें वो चेक कर लेता है, कुछ डिफेक्ट है या नहीं है वो देख लेता है, सब देख लिया, ठीक है। देखने के बाद ही वो गुड्स परचेस करता है, मतलब वहाँ पे रिटर्न होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर ऑनलाइन गुड्स लेता है, ठीक है। अब वो ऑनलाइन गुड्स देख रहा है, फिजिकल उसके हाथ में तो गुड्स है नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर में उसने स्क्रीन पे गुड्स को देखा है, कलर क्या है, डिज़ाइन क्या है, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसे वो पढ़ता है, उसके बेस पे उसने गुड्स खरीदा है। अब क्या होता है, कभी कभी सेलर्स भी जो चीज़ बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रियल में जब गुड्स आता है कस्टमर के पास तो वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है जैसा बताया गया था, या फिर कुछ साइज़ में प्रॉब्लम आ गया, या फिर गुड्स डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उस गुड्स को रिटर्न करना पड़ता है, कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है। तो ये जो गुड्स रिटर्न किया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है ई मार्केटर्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है उनके लिए। नाउ इन इंडिया several other countries and in India and in several other countries the online sellers face the challenges of return of merchandise मतलब goods by the buyer। in India there are many first time ऑनलाइन बायर्स, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम बाय करते हैं। द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बायर्स एंड इवन एग्जिस्टिंग ऑनलाइन बायर्स समटाइम्स फॉल प्रे टू हार्ड सेल टैक्टिक्स अडॉप्टेड बाय ऑनलाइन सेलर। जो ऑनलाइन सेलर रहते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी टैक्टिक्स, मतलब ऐसी कुछ आइडियाज़ या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन रियल में वो प्रोडक्ट या गुड्स वैसा होता नहीं है जैसा उन लोगों ने बताया रहता है। तो कस्टमर फिर क्या करता है, रिटर्न कर देता है। when the time product is delivered the buyer become dissatisfied and he or she finds it difficult to return the goods। This type of situation is a global problem, but it is all the more prevalent in developing countries like India, where much of the growth of online sales comes from new buyers। देखिए हमारे इंडिया जैसी कंट्री में कैसा है कि नए नए बायर्स, बहुत फर्स्ट टाइम परचेज करने वाले बायर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से ई मार्केटर्स का बिज़नेस बहुत बढ़ रहा है। लेकिन जो ऐसे सेलर्स रहते हैं जो डिस्क्रिप्शन कुछ और बताते हैं, प्रोडक्ट कुछ अलग रहता है, उसकी वजह से फिर कस्टमर क्या करते हैं, गुड्स रिटर्न करना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अगर रिटर्न नहीं हो पाया तो फिर वो एक बार परचेस कर लिया, नेक्स्ट टाइम वो परचेस नहीं करते हैं, ऑनलाइन परचेस ही वो करना नहीं चाहते हैं। रिटर्न्स आर एक्सपेंसिव फॉर द ई कॉमर्स सेलर्स as reverse logistics presents lots of challenges। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक का मतलब हमें पता है, कस्टमर ने ऑर्डर किया गुड्स को, गुड्स मैन्युफैक्चरर या सेलर के पास से कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी लॉजिस्टिक। अब कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न करना चाहता है, तो पूरा ये लॉजिस्टिक रिवर्स हो जाएगा, मतलब पूरी ही प्रोसेस रिवर्स करनी पड़ती है। कस्टमर के पास गुड्स रिटर्न लेके जाना है एंड अगेन मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा देना है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देता है ई मार्केटर्स के लिए, एंड कभी कभी उनको लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं।
तो दिस बिकम्स ऑल द मोर डिफ़िकल्ट इन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। अब ये चीज़ क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के लिए तो और भी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देती है। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक कंट्री से जो दूसरी कंट्री में गुड्स बाइंग या सेलिंग होता है, अगर उसमें रिवर्स लॉजिस्टिक करना पड़ जाए तो वहाँ पे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। नाउ ये हमने देखा सेकेंड लिमिटेशन। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, अब कैश ऑन डिलीवरी भी एक चैलेंज क्रिएट करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जब भी ऑनलाइन गुड्स बाय किया जाता है, जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर कभी पेमेंट फेल हो जाता है तो कस्टमर क्या करता है, ट्रांजैक्शन ही कैंसिल कर देता है, या फिर वो बोलता है कि जाने दो, ऑनलाइन परचेस करना ही नहीं है, हम ऑफलाइन जाके करके आएंगे। या फिर काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ट्रस्ट नहीं आता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है रिलेटेड टू देयर अकाउंट। तो ये एक चैलेंज है ई मार्केटर्स के लिए, चैलेंजेस ऑफ कैश डिलीवरी। नाउ इन इंडिया ऑनलाइन बायर्स प्रिफर टू मेक पेमेंट्स ऑन COD basis. Unlike electronic collection of sale proceeds, manual cash collection is risky and expensive for the online sellers. This may be due to the following reasons: low credit or debit card penetration, मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करना लोग कम पसंद करते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोगों के पास होता भी नहीं है। जैसे रूरल एरिया की हम बात करते हैं, बैकवर्ड एरिया की, वहाँ पे उन लोगों के पास ज़्यादातर होता भी नहीं है ना। प्रॉब्लम ऑफ हैकिंग ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये जो इन्फॉर्मेशन हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट वेबसाइट पे डालते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हैक हो जाने के चांसेस भी रहते हैं। एंड लैक ऑफ ट्रस्ट इन ऑनलाइन सेलर्स, कभी कभी लोगों को ऑनलाइन जो सेलर है या ई मार्केटर है उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रहता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, COD बेसिस पे ही परचेस करना पसंद करते हैं, वो ये सारी फैसिलिटीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक चैलेंज हो जाता है ई मार्केटर्स के लिए, लिमिटेशन हो जाता है। तो यहाँ तक हमने 8 चैलेंजेस या लिमिटेशन देख लिए क्या क्या है ई कॉमर्स में। आगे के पॉइंट्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।